और काश की एक नींद लेकर हम ये कह पाते कि अब इस सीने में कोई दर्द नहीं, ना ही हजार तकलीफें उस जिंदगी की जो इस हाड़ मांस के पुतले को विरासत में मिली। मर जाना, सो जाना और संयोग से कोई एक सपना देख लेना। जी हां, इसी में तो पेच है। ना जाने ये चोला छूट जाने के बाद मौत के उस गहरे नींद में कैसे कैसे सपने आए और झेले जाते हैं जिंदगी को एक लंबी काली बला की तरह। और अगर ये ना हो तो जालिम जिंदगी के नफरतों के कोड़े कौन सहे, कौन सहे जालिम का जुल्म। मेरा नाम गौतम यादव है और मेरा जन्म जो है वो दिल्ली में हुआ है। ओखला दिल्ली में एक छोटा सा जगह है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। वहाँ पे स्लम्स हैं ओखला में, तेखंड गांव के पास, तो उस जगह पे मेरा जन्म हुआ है। एंड आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। बचपन बहुत ज्यादा इस तरीके से नहीं था कि लेविश लाइफ है या कुछ है। एज आई ऑलरेडी सेड दैट आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन स्लम्स। तो उस टाइम पे स्कूलिंग नॉर्मल रही है। साथ ही साथ ऐसा होता था कि जैसे स्लम्स में कई बार होता है कि लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, और स्पेशली विदेश से जो लोग आते हैं कि इस एरिया में हमें कुछ डेवलप करना है, सोशल वर्क के रिगार्डिंग कुछ काम करना है। तो वहाँ पे बहुत चीज़ें इस तरीके से होती थी कि हम अंग्रेज बोलते थे, ऑफ कोर्स हम अंग्रेजी बोलते हैं। तो जब भी वो लोग आते थे, फॉरेनर्स आते थे, तो हम चड्डी बनियान में उनके पीछे भागना शुरू कर देते थे कि चलो देखो देखो अंग्रेज आए, देखने में कैसे लगते होंगे। और उनको फॉलो करते करते हम एक कोने से दूसरे कोने चले जाते थे। तो और साथ ही साथ लोगों के साथ खेलना कूदना, लाइक हाउ वी यूज्ड टू प्ले विद टायर, जो साइकिल के टायर होते हैं, और एक छोटे से स्टिक के साथ उनको लेके घूम रहे हैं। उस टाइम पे तो इतनी खुशियां होती थी कि हमें लगता ही नहीं था जूते कहाँ हैं, चप्पल कहाँ है, क्या पहना है क्या नहीं पहना है। बट वो हमारे लिए खुशियां होती थी, छोटी छोटी चीजें। एंड फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो मेरी मम्मी जो हैं वो हाउसवाइफ हैं, पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, और मेरी 2 सिस्टर हैं जिनकी शादी हो चुकी है। सो हम पूरे फैमिली में 3-5 लोग थे जो साथ में रहते थे। अभी मैं नेपाल में हूँ, बट जब मैं वापस जाऊंगा ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद, तो आई विल बी स्टेइंग विद देम ओनली एंड दैट प्लेस ओनली। और कभी भी ऐसा लगा नहीं है कि मुझे वहां से मूव होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई फील कि मैं वहां पे कहीं ना कहीं ग्राउंडेड हूँ, मुझे वहां पे वो अटैचमेंट है कहीं ना कहीं। सेकेंडली, जब हम कई बार होता है कि स्लम्स के बारे में जब आता है दिमाग में, तो सबसे पहले लोगों की धारणा ये होती है कि स्लम्स मतलब झुग्गी झोपड़ी, और झुग्गी झोपड़ी में जो लोग पैदा होते हैं वो अच्छे नहीं होते। ये बहुत कॉमन सा एटीट्यूड है लोगों का, और उनको लगता है कि ये जो लोग हैं ये कभी कुछ कर नहीं सकते लाइफ में, नशे करेंगे, ताश खेलेंगे, अपने शराब वगैरह पिएंगे, अपनी वाइफ को मारेंगे पीटेंगे, जो कि कहीं ना कहीं 80% 90% होता भी है ऐसी जगहों पे। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रोइंग अप होता है, जिस तरीके से हमें बड़ा किया जाता है, उन चीजों के साथ किया जाता है। और हमारा देश भी कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश है, जिसमें हमेशा ये बताया गया नहीं लड़का ये कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती, या लड़की ये कर सकती है, लड़का ये नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर आपने थोड़ा रो भी लिया है बीइंग अ बॉय, तो आपको यही बोला जाएगा, अरे तू लड़की है क्या जो ऐसे रो रहा है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बचपन से ही सिखाई जाती हैं सबको। पेरेंट्स ने मुझे किस तरीके से अपनाया है और किस तरीके से मुझे सही गाइडेंस दिया है, तो उसके लिए भी मैं उनका हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जब मैं अपनी सेक्सुअलिटी से जूझ रहा था, और कहीं ना कहीं ये क्लियरिटी थी मेरे दिमाग में कि मुझे शादी नहीं करनी है किसी लड़की से, और मुझे किसी लड़की को उसकी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना है, ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता था।
लेकिन सेक्सुअलिटी क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, इनका कोई टर्म नहीं था मेरे पास। वो सिर्फ एक लड़ाई सी ही रहती थी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, जब मैं 16-17 साल का हुआ, तो एट द एज ऑफ 17 आई डिसाइडेड कि मुझे अभी इसके बारे में जानना है और कम से कम घर में बताना है, क्योंकि सही वक्त पे मुझे बताना चाहिए, ताकि उनको ये पता हो कि हमारा बेटा ऐसा है। तो जब जब मैं बड़ा हो रहा था उस एरिया में, जब मैं आगे बढ़ रहा था, तब तक दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि मेरी लाइफ में इतने सारे ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, इतनी सारी चीजें बदल जाएंगी। कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं उस जगह से बाहर निकल पाऊंगा। विदेश तो छोड़िए, मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि दिल्ली से बाहर कभी कुछ कर पाऊंगा। बट बहुत सारी चीजें अपने आप चेंजेस होती गई। सबसे पहला चेंज ये था कि जब मैं छोटा था तो एक चीज के साथ मैं खुद ही लड़ाई लड़ रहा था, और वो लड़ाई कहीं ना कहीं मेरी खुद से ही थी कि मैं ऐसा क्यों हूँ। जाहिर सी बात है, वो मेरी सेक्सुअलिटी को लेके लड़ाई थी मेरी खुद से। और वो हमेशा मैं ये सोचता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, और अगर ऐसा है तो क्या ये सभी बच्चों के साथ होता है, चाहे वो लड़की हैं या लड़का है। और साथ ही साथ जब मैं स्कूल जाया करता था तो स्कूल में भी मुझे अलग अलग नाम से बुलाना हुआ करता था बच्चों का, कि लड़कियों की तरह क्यों चलता है, लड़कियों की तरह बात क्यों करता है, लड़की है क्या, महिला है क्या, लेडीज है क्या। कई बार तो छक्का हिजड़ा जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से 8वीं में मैंने अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया और मैं उसके बाद कभी स्कूल नहीं गया। और उसके साथ साथ एक स्टिग्मा ये भी अटैच होता था, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से था, मैं स्लम्स से था और मैं स्कूल जाया करता था एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो मुझे जो बच्चे थे वो एक और नया नाम देते थे कि जुग्गी। दे यूज्ड टू कॉल मी जुग्गी। और जिस तरीके की चीजें मैंने स्कूल में फेस की हैं, तो वो एक चीज वो दिमाग में बैठ गई है कि शायद अब वो ऐसा ही रहेगा, या फिर अगर मैं इस तरफ से निकलूंगा तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे टॉप टू बॉटम देख के ये ना सोचें कि हाँ ये चल कैसे रहा है, या फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये ना सोचें ये बोल कैसे रहा है। ये एक फियर हुआ करता था, बट स्लोली स्लोली उस फियर को भी ओवरकम किया है मैंने। और उस फियर को ओवरकम करने के लिए बेस्ट चीज यही हुई है कि आई केम आउट टू द होल वर्ल्ड, एंड देन अपने फियर्स को ही मैंने फाइट बैक करके, उनसे लड़ते लड़ते उनको एक पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करके आगे चलना शुरू किया है लाइफ में। और जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो कई बार देखा गया है, जैसे हमारे समाज में ही होता है कि एक फीमेल है तो उसको किस तरीके से देखा जाएगा, एक मेल है तो उसको किस तरीके से देखा जाएगा। तो कोई इंसान जब LGBT कम्युनिटी से हो तो उसको तो कहीं ना कहीं वो डबल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला यही आ जाता है कि अच्छा तुम चल कैसे रहे हो, तुम्हारे हाव भाव कैसे हैं, तुम अगर थोड़े से भी पोलाइट हो तो क्या है, लड़कियों के जैसे बात करता है। तुम अगर थोड़ा सा भी ये जो गालियां देके अब्यूजिव लैंग्वेज अगर यूज नहीं कर रहे हो तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि क्या है, तुझे तो बात भी नहीं करता है तो ठीक से मर्दों की तरह बात किया कर। अगर आप शराब नहीं पीते हो या स्मोक नहीं करते हो तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। और एज आई ऑलरेडी सेड कि डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं ना कहीं बचपन से ही देखा है मैंने, कि अगर मैं स्लम्स में भी पैदा हुआ हूँ तो स्कूल में भी लोगों ने मुझे जुग्गी के नाम से बुलाया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं स्लम्स में पैदा हुआ। बेसिकली कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं मैंने मेरी लाइफ में जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट किए हैं मेरी लाइफ में। तो एट द एज ऑफ 17 जब मैंने उनको बताया कि मैं गे हूँ, तो उसके बाद उनको भी मैंने उतना टाइम दिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कमिंग आउट को लेके हमें लगता है कि हाँ चलो ठीक है, आज मैंने सोच लिया है, कल सुबह उठ के मैं जाऊंगा और घर में बता दूंगा कि हाँ मैं गे हूँ, लेस्बियन हूँ, बाइसेक्सुअल हूँ, ट्रांसपर्सन हूँ, और अगले दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होता है। कमिंग आउट की जब हम बात करते हैं तो कमिंग आउट खुद ब खुद एक लंबा प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं जरूरत होती है इन चीजों की कि आप सही टाइम पे सही गाइडेंस में सही डिसीजन लें, जो कि मैंने भी किया। मैंने प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल से बात की, उसके बाद मैं नाज फाउंडेशन में भी गया। उससे पहले हालांकि मैं बता चुका था घर में, लेकिन उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसके गाइडेंस के लिए मैं आगे बढ़ा।
और उसके अलावा दूसरा डिसीजन जो था वो ये भी था कि मैं नाज फाउंडेशन गया, वहाँ पे मैंने चीज़ों के बारे में जाना। जैसे वहाँ पे मैं काउंसलर से मिला, काउंसलर से मिलके मुझे वहाँ पे सेफ सेक्स प्रैक्टिस के बारे में पता चला, कॉन्डम यूजेस के बारे में पता चला, सेक्स सेक्सुअलिटी जेंडर के बारे में पता चला, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। और वहाँ पे मुझे HIV के बारे में जब पता चला कि HIV क्या है, एड्स क्या है, और वहाँ पे उस वक्त मैंने एक जो डिसीजन लिया और डिसाइड किया कि मुझे भी टेस्टिंग करवाना चाहिए। हालांकि उसके लिए अगेन मुझे 9 महीने का वक्त लगा अपने माइंड को प्रिपेयर करने में, क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर ये पॉजिटिव आ गया रिजल्ट तो क्या होगा। बट 24 सितंबर 2009 में मैं जब गया टेस्टिंग के लिए, तो दैट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट HIV टेस्टिंग, बिकॉज वो रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आया, HIV पॉजिटिव आया। तो मुझे लगता है कि वक्त रहते कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि वक्त रहते मुझे ये भी पता चला कि मेरा रिजल्ट, मेरा स्टेटस क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया एंड टुडे आई एम लिविंग अ हेल्दी लाइफ। तो ये कुछ डिसीजंस हैं लाइफ में जो टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली होते गए, वो चीज़ें अपने आप फॉल होती गई अपनी अपनी जगह पे, और मैं आगे बढ़ता गया। मेरे भी कुछ फियर्स थे, फियर्स इन द सेंस, पहले तो यही था कि घर में बताऊंगा तो क्या होगा, अगर घर में बताऊंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, रिलेटिव्स करेंगे नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड फियर आया कि अब मैं पॉजिटिव हो गया, अब मैं इसको कैसे हैंडल करूं, किसी को पता चलेगा तो क्या होगा, क्योंकि हम माने या ना माने LGBT कम्युनिटी से अगर आप हो, फिर भी एक बार को आपको एक्सेप्टेंस मिल सकता है। लेकिन कई बार ये होता है कि अगर आप LGBT कम्युनिटी से हो और आप पॉजिटिव भी हो, तो आपको डबल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। एंड उसके चलते मुझे 2 बार coming out करना। First coming out was as a gay person to my family, and after 1 year second coming out to my parents कि मैं अब पॉजिटिव भी हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा फियर था कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, और कहीं ना कहीं वो दिमाग में आता था कि HIV हो गया तो मैं कितने साल जीऊँगा, जो कि बहुत कॉमन सा फियर है, हर एक इंसान के दिमाग में आता है। इनफैक्ट अगर मैं आज भी कुछ काउंसलिंग कॉल्स लेता हूँ तो उसमें लोगों का पहला रिएक्शन यही होता है कि कितने साल जीऊँगा। तो वो था। एंड देन तीसरा ये था कि लाइफ में मम्मी पापा हमेशा तो नहीं रहेंगे, एक लिमिट के बाद वो चले जाएंगे। मेरे जो सिस्टर्स हैं वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो जब वो बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा, पार्टनर होगा होगा पता नहीं, कि हमारे देश में तो चीजें लीगलाइज भी नहीं थी कभी भी। अगर आप देखेंगे तो हम पास ना तो शादी करने का हक है, ना तो पार्टनर के साथ जॉइंट अकाउंट है, या फिर प्रॉपर्टी खरीदना है, या इस तरीके के कोई भी बेसिक राइट्स हमारे पास नहीं है, सिवाय इसके कि हाँ अभी आप अभी आपको एक क्रिमिनल के तौर पे नहीं देखा जाएगा। वो होमोसेक्सुअलिटी जो है वो डीक्रिमिनलाइज हो गई है कि आप अपने बिस्तर में किसके साथ क्या कर रहे हैं हमें मतलब नहीं है, विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द कंसेंट। सो वो एक फियर था कि पता नहीं आगे चल के कैसी चीजें होंगी, क्या होगा। तो धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैंने फॉलो किया और घर में बताना शुरू किया और उनके बारे में बात करना शुरू किया, तो वो फियर्स को ऑटोमेटिकली ओवरकम करना शुरू किया। जैसे कि घर में बताया कि मैं गे हूँ, एक्सेप्टेंस मिला, वो फियर कहीं ना कहीं खत्म हुआ। पेरेंट्स को बताया मैं पॉजिटिव हूँ, वो फियर खत्म हुआ। उसके साथ जो एक और फियर था कि पॉजिटिव हूँ, पता नहीं बाहर के लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे कुछ बहुत ही अच्छे महान दोस्तों का, जिन्होंने वो कॉन्फिडेंशियलिटी ऐसी ब्रीच की कि जिसने मेरी लाइफ को एक बहुत अच्छा मोड़ दे दिया। तो जब इस तरीके के सवाल मेरे पास आने शुरू हुए तो उसी दौरान मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि थ्रू पॉजिटिव आईज एक प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का, जो कि कुछ लोग मुंबई आए और उन्हें 15 लोगों के साथ, 15 ऐसे लोग जो HIV पॉजिटिव हैं, उनके साथ एक फोटोग्राफी का वर्कशॉप करना था। और उस वर्कशॉप में अपने खुद के फोटोज से एक 10 मिनट का या 8 मिनट का वीडियो शूट करना था और उसके थ्रू अपनी स्टोरी बतानी थी कि आप कैसे पॉजिटिव हुए, आप अपने पॉजिटिव स्टेटस को किस तरीके से लेते हैं, आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं 10 दिन के उस वर्कशॉप में वो मेरा पहला स्टेप था, जहाँ पे आई केम आउट एज HIV पॉजिटिव पर्सन एंड आई फाइट बैक अगेन। मैंने अपने उन सभी फियर्स को फाइट बैक किया कि मुझे उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और उनसे लड़कर मुझे उनको एक पॉजिटिव रास्ता देना है।
तो ऐसे कई सारे डिसीजंस थे जो मैंने लिए हैं लाइफ में और चीज़ों को आगे बढ़ाया है मैंने। कई बार होता है लाइफ में कोई और आके अगर कुछ बोलता है कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, आप तब तक नहीं समझोगे जब तक आप खुद एक ऐसा कोई एक्सपीरियंस ना ले सको। तो मुझे लगता है कि जो मेरा ये HIV स्टेटस है, उसने कहीं ना कहीं मुझे मेरी जिंदगी जीने का एक नजरिया क्या होना चाहिए वो पूरा बदल के रख दिया है। उसने मुझे लोगों को रिस्पेक्ट कैसे करना है, चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है, क्यों किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैंने अपने स्टेटस से सीखी हैं। और मेरी लाइफ का जो बहुत ही मेमोरी वाला जो मोमेंट रहा है वो ये रहा है कि वो मेरा फर्स्ट स्टेप था जब मैंने अपने बारे में बताया लोगों को कि मैं पॉजिटिव हूँ। उसके बाद लाइफ में मुझे ऐसे और भी अपॉर्चुनिटीज मिले जिसमें मुझे मौका मिला कि मैं अपने देश को, अपनी कम्युनिटी को और जो लोग HIV पॉजिटिव हैं उन लोगों की आवाज बनकर मैं देश से बाहर प्लेटफॉर्म्स पे उनको रिप्रेजेंट कर सकूं। और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात थी कि मैंने अपने देश को यूनाइटेड नेशंस में भी रिप्रेजेंट किया है और मैं UN में यूथ एडवाइजरी फोरम का मेंबर रह चुका हूँ। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ मैं एसोसिएट रहा हूँ, चाहे फिर वो WHO हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे जाके आपको HIV ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी है, ट्रीटमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, एडोलेसेंट के इश्यूज के बारे में बात करनी है, या इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी है। और जब ये मौके मिले तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही मेमोरी वाले मोमेंट रहे हैं। वो इसलिए भी रहे हैं क्योंकि जब घर में मैंने पासपोर्ट बनाने की बात की थी तो मेरे घर वालों का सबसे पहला रिएक्शन ये था कि अरे ये तो बड़े लोगों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये तुम पासपोर्ट बना के क्या करोगे, तुम कहीं जाने वाले तो हो नहीं, ना ही तुम बिजनेसमैन हो। तो वो इस तरीके से देखते थे बिकॉज, और उनका देख कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जायज भी था क्योंकि मेरी फैमिली में जो कभी भी AC 3 टियर 2 टियर या फर्स्ट क्लास में भी ट्रैवल ना किया हो, ट्रेन में हमेशा जनरल में ट्रैवल किया हो, कभी आज तक फ्लाइट में ना बैठे हो, तो उन लोगों के लिए ये सोच रखना बहुत ही कॉमन सी बात है क्योंकि वो भी मुझे अपना ही एक हिस्सा मानते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि शायद मैं उनसे अलग हो सकता हूँ। बट लड़ झगड़ के जैसा भी है मैंने बनवाया मेरा पासपोर्ट। और देन मेरे दिमाग में ये था कि काश कभी ऐसा मौका मिले कि मैं UN हेडक्वार्टर्स में अपने देश को रिप्रेजेंट करूं या ओपनिंग रिमार्क्स दूं या कुछ इस तरीके का हो। तो वो भी मुझे मौका मिला। एंड देन आई हैव बीन टू पेरिस इन UN हेडक्वार्टर जहाँ पे मुझे मौका मिला कि ओपनिंग स्पीच मुझे देनी थी और अपने देश को रिप्रेजेंट करना था। और ऐसे बहुत सारे मौके मेरी लाइफ में आए। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा मेमोरी से भरे हुए रहे हैं। UN में इस तरीके अपने देश को रिप्रेजेंट किया, HIV पॉजिटिव लोगों के इश्यूज को रिप्रेजेंट किया। देन कहीं ना कहीं मुझे ये भी एक खुशी है, ये भी एक बहुत ज्यादा मेमोरी वाला मोमेंट था मेरे लिए कि हमारे देश में जो 377 की लड़ाई थी, LGBT समुदाय को लेके जो लड़ाई थी, उसका कहीं ना कहीं मैं उस मूवमेंट का कहीं एक हिस्सा बन पाया। और जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा पिटीशन था जिसको लेके हम लड़ाई को आगे लेके जा रहे थे, मैं भी कहीं ना कहीं उस पिटीशन का एक हिस्सा बन पाया बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पिटिशनर इन सुप्रीम कोर्ट। मेरा जो सेफ स्पेस है वो सबसे पहला सेफ स्पेस है मेरा खुद का घर, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे उस तरीके से एक्सेप्ट किया है जिस तरीके से मैं हूँ। जो भी मैंने बताया है उनको, चाहे वो मेरी सेक्सुअलिटी हो, मेरा स्टेटस हो या कोई भी चीज, तो उनकी नजरों में वो, अगर जब तक मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, दे आर ओके विद इट एंड दैट इज माय सेफ स्पेस विद माय पेरेंट्स। सेकंड सेफ स्पेस आता है मेरा ऑफिस, जहाँ पे हम अपने ऑफिस को बोलते हैं कि एक घर की तरह है
क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो LGBT समुदाय से ही हैं। मैं हमसफ़र ट्रस्ट के साथ एज अ प्रोग्राम ऑफिसर काम करता हूँ और हमसफ़र में हम लोग स्पेसिफिकली LGBT कम्युनिटी के लिए ही काम करते हैं। तो वो मेरा एक सेफ स्पेस है, क्योंकि वहाँ पे मुझे पता है कि हम लोग एक दूसरे को फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं और एक दूसरे के लिए खड़े हैं। अगर मेरे ऊपर कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो लोग मेरे साथ खड़े हैं। सिमिलरली अगर कोई और परेशान है तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो वो मेरा सेकंड सेफ स्पेस है। एंड थर्ड सेफ स्पेस आता है मेरे कुछ ऐसे दोस्त, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिंदगी में भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पास अगर गिनती के 4 दोस्त भी हैं और आपको ये पता है कि ये मेरे पास, मैं किसी भी मोमेंट पे इनको कॉल करूंगा और इनसे बोलूंगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, आपसे मिलना है, या फिर सिर्फ मुझे आपको कुछ बताना है, या तुम सिर्फ मुझे सुन लो, ऐसे दोस्त भी अगर हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा तीसरा सेफ स्पेस वो मेरे फ्रेंड हैं, जो कभी मुझे जज नहीं करते। कोई भी जजमेंटल एटीट्यूड ना तो उनका मेरे लिए होता है, ना मेरा उनके लिए होता है। तो ये 3 सेफ स्पेस हैं मेरे लिए, जो कि जिन्हें मैं काफी सेफ मानता हूँ मेरे लिए। अगर मेरे बस में हो कि मुझे कुछ चीज अगर आज बदलनी हो, तो वो मेरा होगा कि मैं लोगों का एक नफरत वाला जो एटीट्यूड है वो चेंज करूं। क्योंकि कई बार ये होता है कि गलत हम भी होते हैं, गलत सामने वाला भी होता है, लेकिन हम सिर्फ सामने वाले में गलतियां निकालते हैं, अपनी गलतियों को नहीं देख पाते। तो कहीं ना कहीं वो एक चेंज बहुत जरूरी है। और सेकेंडली, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में अगर जहाँ कहीं भी चीजें हैं जो एजुकेशन सिस्टम हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, तो वो कहीं ना कहीं चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि आने वाली जो जनरेशन है उनको हम एक अच्छा वातावरण दे सकें और एक अच्छी दुनिया दे सकें, जिसमें उन्हें पता है कि उन्हें कई सारी चीजें जो करनी है एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, नो। एंड देन एक मैसेज मेरा जो है वो पॉजिटिव लोगों के लिए है, जो भी ये वीडियो देखेंगे उनके लिए ये मैसेज जरूर है कि लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम सीखते हैं, और जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारी लाइफ की लर्निंग्स खत्म नहीं होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मैं HIV के साथ जो लोग जी रहे हैं उनके लिए अपना HIV स्टेटस, उसे ये डिसाइड मत करने दो कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है और तुम्हें कल क्या करना है और क्या नहीं करना है। मदद लेना मतलब ये हो जाता है कि आप तैयार हैं एक चेंज अपने अंदर लाने के लिए, क्योंकि जब तक आप मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि आपको मदद चाहिए या नहीं चाहिए। इट्स सिमिलरली कि अगर मैंने मेरे मेंटोर से बात नहीं की होती 2006-7 में, तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंचा होता उनके गाइडेंस में, या फिर आज जो लोग मुझे अप्रोच करते हैं, मेरे से बात करते हैं, अगर मैं उनको थोड़ा बहुत भी गाइड कर पाता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि they can also live their life the way they want, you know। so ये कुछ चीजें हैं जो कि जिनके बारे में घबराना नहीं चाहिए। Let's untag ourselves. Let's untag each other, as we all share the same light.